कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार को जिस तरह से झुकाया और सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी की जिस तरह से हर एक मांग को माना, उससे लग रहा था साफ तौर पर कि सरकार बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। और इसी का जिक्र कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से ये भी कहा गया कि हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं, एक प्रेशर ग्रुप हैं और हम प्रेशर ग्रुप बनकर रहना चाहते हैं। यानी जहाँ मुद्दा होगा, जहाँ सरकार नहीं मानेगी, वहाँ हम आएंगे और एक तरीका है जो प्रोटेस्ट का, उसे अपनाएंगे और उसके बाद सरकार से उन मांगों को मनवाएंगे। ये काम हम करेंगे। रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, बोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद। ये थोड़े पैसे ने, ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना। तुसी मावा भैणा नू सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। जब अभिजीत दीप के विदेश से आए, एयरपोर्ट पे उतरे और वहाँ से पुलिस बाकायदा एस्कॉर्ट करके उन्हें जंतर मंतर तक लेके गई, उन्हें किस तरह से परमिशन मिली, इस पे सवाल उठे कि आखिर अभिजीत दीपके के जगह कोई और होता तो क्या इसी तरह से परमिशन दी जाती? क्या इस प्रोटेस्ट के लिए रेड कारपेट खुद सरकार ने बिछाया था? और उसके बाद लगातार वो परमिशन जंतर मंतर पर जो दोबारा प्रोटेस्ट शुरू हुआ उसके लिए एक्सटेंड होती रही। 1 महीने तक वो अनशन जारी रहा, फिर सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा। अब हालांकि जब प्रोटेस्ट चल रहा था तब भी जो बीजेपी समर्थक मीडिया है, या यूं कहें कि छात्र विरोधी जो मीडिया है, जेनजी विरोधी जो मीडिया है, पेपर लीक का समर्थक जो मीडिया है, वो कॉकरोच जनता पार्टी के भीतर लूपहोल्स को ढूंढने में लग गया, सूंघने में लग गया। जगह जगह जाकर सूंघ रहे थे कि कैसे भी हिंदू मुसलमान हो जाए, कहीं से कोई फंडिंग का सोर्स मिल जाए, किसी तरह से ये साबित हो जाए कि राहुल गांधी या अखिलेश यादव या किसी ने इन्हें बैठा दिया है। इसी तरह की खोजबीन में वो लगे रहे। कुछ एक ऐसे यूट्यूबर्स थे जिनको वहाँ पर मौजूद छात्रों ने और जो दूसरे यूट्यूबर्स थे उन्होंने पहचान लिया। दीपक शर्मा नाम का एक यूट्यूबर इसी तरह से है, जिसको पहचान लिया गया था बाकायदा तौर पर, और फिर उससे पूछा गया था कि तुम यहाँ करने क्या आए हो, तुम्हारा एजेंडा क्या है। और ये जो इस तरह के यूट्यूबर्स हैं वो घबरा गए, और घबराए ऐसे कि कोई मुंह छुपाकर वहाँ आ रहा था, कोई माइक आईडी का फॉर्म ऊपर जो था जिस पे चैनल का नाम होता है वो हटा कर आ रहा था, और कोई तो प्रोटेस्ट वाली जगह से काफ़ी दूर खड़े होकर अपनी बातें करके निकल जा रहा था। कमाल तो ये था कि कुछ टीवी चैनल्स मेन स्ट्रीम मीडिया के अपने साथ ही अपने गेस्ट लेकर आ गए थे, छात्र बताकर जिन्हें, और उन्हीं से बातचीत करके वो पैकअप करके चले गए। यानी वहाँ मौजूद किसी छात्र से उन्होंने बातचीत करने की हिम्मत नहीं की, हिम्मत जुटाई भी नहीं, क्योंकि जिस तरह का उस वक्त माहौल था और टीवी चैनल्स के रिपोर्टर्स के साथ जो सुलूक हो रहा था, जिस तरह से उन्हें वहाँ से निकाला जा रहा था, उन्हें गोदी मीडिया कहा जा रहा था, उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही थी, कुछ एक के साथ तो हाथापाई तक हो गई जिसका हम विरोध करते हैं। तो ऐसे माहौल में इस तरह के जो सो कॉल्ड देशभक्त यूट्यूबर्स थे वो अपनी जगह बना नहीं पाए, सेट नहीं कर पाए कि कैसे इस पूरे माहौल को डिरेल किया जाए, कैसे इसे खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चाइनीज़ फंडेड बताया जाए, लेकिन वो वहाँ वो कर नहीं पाए। अब मामला जब सरकार ने मान लिया कि साहब हम आपकी मांगे मान रहे हैं, जो FIR हुई है वो सब हटा देंगे, किसी पर कोई केस नहीं होगा, प्रधानमंत्री खुद आए, इंस्टाग्राम पर रील्स बनाई, सबको माफ़ कर दिया, मामला सेटल हो गया। हालांकि उसके बाद भी काफ़ी लोगों पर अलग अलग तरीके से FIR हो रही है, प्रोटेस्ट छोड़कर दूसरे मुद्दों को लेकर आया जा रहा है, घेरा जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, वो तमाम चीज़ें चल रही हैं। और उस पर भी ये कॉकरोच जनता पार्टी या उस तरह का प्रेशर ग्रुप जो है वो बात कर भी रहा है। अब क्या हुआ, उन्हें मिल गए सौरभ दास। दरअसल क्या हुआ, सौरभ दास कहाँ रहते हैं, कैसे उस जगह का जहाँ वो रहते हैं उसका रेंट देते हैं, करते क्या हैं, उनका इनकम का सोर्स क्या है। हालांकि वो लीगल रिपोर्टिंग करते थे और लीगल रिपोर्टिंग के ज़रिए उन्होंने अपनी पहचान बनाई, उनकी कई रिपोर्ट्स आई, और वो अपनी रिपोर्ट्स, अपनी वेबसाइट, और जिस तरह की उनकी एक बड़ी रिपोर्ट आई थी उसको लेकर
वो तमाम चीज़ों में चर्चा में रहे और अब जब कॉकरोच जनता पार्टी बनी तो उसमें प्रवक्ता के तौर पर रहे। अब क्या हुआ कि दिल्ली में ग्रेटर कैलाश वन में वो एक घर में रेंट पे रहते हैं, किराए पर रहते हैं। अब ये तमाम जो सो कॉल्ड देशभक्त मीडिया था वहाँ जा पहुँचा, वहाँ खड़ा हो गया और बताने लगा कि देखिए ये जो घर है इसका किराया लाखों में है। कोई कह रहा है कि 10 लाख रुपए महीना का किराया है, अर्नब गोस्वामी जैसे लोग, और कोई ये कह रहा है कि भाई नहीं 10 लाख 12 लाख रुपए सालाना का पैकेज है ये किराए का। ये बताने लगे कि जिस घर में ये सौरभ दास रहते हैं वो किसी ऐसे व्यक्ति का घर है जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है और यहाँ सिर्फ सौरभ दास रहते हैं। बड़ी कोठी है, बड़े बंगले में सौरभ दास रहते हैं। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि ये आम आदमी का लड़का है, ये तो गरीब लोगों का लड़का है, ये कैसे पहुंच गया भाई इतने बड़े महल में रहने के लिए, कैसे लाता है पैसे, कहां से लाता है फंड। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास का कहना है कि कुछ तथाकथित पत्रकार और यूट्यूबर उनके घर में घुस के वीडियोस बना रहे हैं। ये किस लीगल फ्रेम में जायज है कि आप किसी के घर में घुस के वीडियोस बनाएंगे, रिपोर्ट करेंगे? अरे यहां तो पुलिस भी सर्च वारंट लेकर जाती है किसी के घर में, पहले वारंट दिखाती है कि साहब सर्च करने का वारंट है, तब वो अंदर जाती है। आप तो माइक लेकर माना कि पुलिस से भी ऊपर हो गए। सौरभ दास ने ट्वीट करके लिखा कि मेरे घर में कुछ यूट्यूबर्स और मीडिया चैनल्स के लोग अवैध रूप से घुस गए और मेरे घर के अंदर का दृश्य सार्वजनिक रूप से दिखाया। ये न केवल मेरी निष्ठा का गंभीर उल्लंघन है बल्कि मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है। यदि इस वजह से किसी भी असामाजिक तत्व द्वारा मेरे घर पर हमला किया जाता है या मुझे और मेरे परिवार को किसी भी तरह की हानि होती है तो इसके लिए यूट्यूबर, संबंधित मीडिया चैनल और इस पूरी गतिविधि का समन्वय करने वाले उनके ट्रोल नेटवर्क सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। यानी कि लीगल जो बैटल है उसका उन्होंने रास्ता खोल दिया। इस ट्वीट के बाद टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन उन्होंने लिखा कि वी आर रेजिंग दिस इन पार्लियामेंट इन राज्यसभा एज सून एज पॉसिबल, जल्द से जल्द उठाएंगे। जुबैर जो फैक्ट चेक ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर जो यूट्यूबर दीपक शर्मा जो जंतर मंतर पर भी सूंघने के लिए पहुंचता था, उसके वीडियो शेयर करते हुए सौरभ दास के पोस्ट पर रिपोस्ट करते हुए लिखा कि उम्मीद है कि आप इस यूट्यूबर दीपक शर्मा के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करेंगे जिसे आपकी संपत्ति में घुसते हुए आपके घर के अंदर झांकने की कोशिश करते हुए देखा गया है। यह व्यक्ति पहले भी जंतर मंतर पे हुए प्रदर्शन के दौरान इसी तरह की हरकतें करता रहा है। अब सवाल यह है कि दरअसल इन तमाम यूट्यूबर्स को, इस तरह की पत्रकारिता तथाकथित करने वाले लोगों को ये लीड्स कौन दे रहा है? और सौरभ दास ही नहीं बल्कि इस तरह के और भी जो लोग हैं जिनके नंबर सार्वजनिक किए जा रहे हैं, जिनकी पहचान सार्वजनिक की जा रही है, जिनके पते सार्वजनिक किए जा रहे हैं, उन पर अगर हमला होता है, उनकी जान को अगर खतरा होता है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? इस तरह के पत्रकारिता दरअसल पत्रकारिता नहीं है, ये दरअसल टारगेट किलिंग वाले, ये सुपारी किलर है। ये सुपारी ले लेते हैं कि हम भाई इसको बदनाम करेंगे, इसके पीछे पड़ जाएंगे, खोजबीन करके हर चीज लाके आपको दे देंगे और फिर आप जाके जो चाहे वो कीजिए। पते को सार्वजनिक कर रहा है वो दीपक शर्मा, बता रहा है कि ये कौन सा घर है, कौन सी कोठी है, किसके नाम पर है, कहाँ है, कितने स्क्वायर फीट में है, इसका कुक कौन है, उसका कुक कौन है, वो उसके पिता कहाँ के हैं, कहाँ के नहीं है। इस तरह की बकवास चीजें पत्रकारिता कब से कहलाई जाने लगी? दरअसल पत्रकारिता अब सेलेक्टिव भी है और टारगेटेड भी है। जो आपकी विचारधारा, आपके विचारों और आपके समर्थक वर्ग के खिलाफ काम करे या उन पर से सवाल करे तो आप उनको टारगेट करेंगे और टारगेट करते हुए किसी भी निचले स्तर की हद तक आप पहुंच जाएंगे, और यही वो लोग कर रहे हैं। अब सौरभ दास ने लीगल बैटल का दरवाजा खोल दिया है, कह दिया है कि अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप लोग होंगे और उस पर कार्रवाई हम करेंगे। किसी भी तरह की अगर स्थिति होती है जिम्मेदारी इन लोगों की होगी। बहरहाल ये मुद्दा अब काफ़ी गरमाया हुआ भी है। अर्नब गोस्वामी इस तरह के मुद्दे को अगर उठा रहा है और फिर ये दीपक शर्मा जैसा यूट्यूबर भी उसको साथ दे रहा है, पंपलेट जैसे तमाम जो सोशल मीडिया पे अकाउंट्स हैं वो इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझिए ये एक सिलेक्टिव अप्रोच है इस तरह के कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम मेंबर्स को घेरने की, ताकि उनके आगे के जो प्रोटेस्ट है उसका मनोबल तोड़ा जा सके, डिरेल किया जा सके, उनको लेकर जो परसेप्शन है उसको खत्म किया जा सके, उसे मलियामेट किया जा सके। बहरहाल अब इस पर दिल्ली पुलिस का क्या रवैया रहता है, वो किस तरह से कार्रवाई करती है, क्योंकि ये बहुत संगीन मामला है। किसी की प्रॉपर्टी में घुस जाना, दखलंदाजी करना, निष्ठा का हनन, उसकी जान को खतरा,
सुरक्षा को खतरा है और ये किसी ना किसी तरीके से इस पूरे प्रोटेस्ट पर सवाल खड़े करने की एक साजिश के तौर पर भी देख सकते हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि आगे की बैटल किस तरह से लड़ी जाती है। सौरभ दास क्या कुछ एक्शन लेते हैं, क्या एफआईआर करवाते हैं, एफआईआर अगर होती है तो दिल्ली पुलिस क्या कहती है, या फिर इस ट्वीट के बाद दिल्ली पुलिस सुमोटो कोई एक्शन लेगी, किस तरह से तमाम चीजें आगे बढ़ेंगी, ये भी आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी।